नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। जेबीटी पर बड़ी खुशखबरी, सशर्त हो सकती है नियुक्तियां। सांसद आनंद शर्मा के अचानक हिमाचल दौरों से बड़ी हलचल, कई वरिष्ठ कांग्रेसी डिफेंसिव मोड में। बिजली कर्मियों को पंजाब की तर्ज पर पे कमीशन कैसे मिलेगा, कमेटी देगी 10 दिन में जवाब। ओल्ड पेंशन का भविष्य बताएंगे यूपी उत्तराखंड, दोनों भाजपा शासित राज्यों के चुनाव नतीजों से मिलेगा पहला संकेत। सुरक्षित नहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के लाखों परिवार, स्थायी नीति घोषित करे सरकार। पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनपीएस संघ का जबरदस्त प्लान, 3 मार्च को शिमला में जुटेंगे 50,000 कर्मचारी। राजीव शुक्ला ने पढ़ाया कांग्रेस को एकजुटता का पाठ, नगर निगम जीतने की तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जेबीटी की नियुक्तियों के मामले में रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। शिक्षा विभाग ने फाइल एडवोकेट जनरल ऑफिस को भेजी है। एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा कल शिमला लौट रहे हैं। इसके बाद वे अपनी राय देंगे। ओपिनियन लगभग तैयार है। राज्य में जेबीटी की नियुक्तियों के मामले में रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। शिक्षा विभाग ने फाइल एडवोकेट जनरल ऑफिस को भेजी है। एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा कल शिमला लौट रहे हैं। इसके बाद वह अपनी राय देंगे। ओपिनियन लगभग तैयार है। इसमें सरकार को ये राय दी जा रही है कि जेबीटी की कंडीशनल नियुक्ति के लिए रिजल्ट घोषित किया जाए। ये नियुक्ति सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम रहेगी, यानी जो भी हाईकोर्ट का अंतिम फैसला होगा वो ही लागू होगा। जेबीटी का केस हाईकोर्ट में 25 फरवरी को लगा हुआ है। इससे पहले जेबीटी और डीएलएड संयुक्त मोर्चा पहले इस केस में मिले स्टे के आधार पर रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहा है। राज्य में 2 साल से जेबीटी की नियुक्तियां इसी कारण रुकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर से गए केस में भी 22 फरवरी को सुनवाई हुई है, लेकिन इन दोनों तारीखों का इंतजार किए बिना एडवोकेट जनरल इस बारे में अपनी राय सरकार को दे रहे हैं। इससे पहले विधि विभाग से ये राय सरकार ने मांगी थी, लेकिन विधि विभाग ने ये कहते हुए राय देने से खुद को अलग कर लिया था कि सरकार महाधिवक्ता से ही पूछे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने फाइल महाधिवक्ता कार्यालय को भेजी। एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा शिमला से बाहर थे और गुरुवार को शिमला लौट रहे हैं। इसके बाद ये मामला वापस सरकार को जाएगा। हिमाचल कांग्रेस में राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की एंट्री हो रही है। अपनी पारी का आखिरी ओवर खेल रहे आनंद शर्मा की गुगली ने हिमाचल कांग्रेस संगठन में कद्दावर नेताओं को डिफेंसिव मोड पर ला दिया है। कांग्रेस नेता की पारी का अंत हिमाचल में होने जा रहा है और शिमला संसदीय क्षेत्र उनकी हद में शामिल है। देखते हैं अब कांग्रेस के बीच किस तरह की हलचल होगी। हिमाचल कांग्रेस में राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की एंट्री हो रही है। अपनी पारी का आखिरी ओवर खेल रहे आनंद शर्मा की गुगली ने हिमाचल कांग्रेस संगठन में कद्दावर नेताओं को डिफेंसिव मोड पर ला दिया है। कांग्रेस नेता की पारी का अंत हिमाचल में होने जा रहा है और शिमला संसदीय क्षेत्र उनकी हद में शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस में आए अंतराल को भरने की कवायद से भी इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है। रणनीतिक मोर्चे पर किलेबंदी का इंतजाम भी अब कांग्रेस नेता आगामी दिनों में करने वाले हैं। फिलहाल राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा 22 फरवरी को हिमाचल आ रहे हैं। उनका दौरा सोलन जिला के दून और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों से शुरू होगा। यहां उनके लिए इंतजाम पूर्व विधायक राम कुमार ने किए हैं। आनंद शर्मा ने सांसद निधि आवंटन पंचायतों में किया है और इसी सिलसिले में उनका ये दौरा भी तय हुआ है। कांग्रेस में चेहरे पर शीत युद्ध अंदर खाते चल रहा है। ऐसे में आनंद शर्मा का दखल कई मायनों में खास हो गया है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर पे कमीशन की कवायद शुरू हो गई है।
बोर्ड की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी आगामी दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पे कमीशन पर फैसला होगा। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर पे कमीशन की कवायद शुरू हो गई है। बोर्ड की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी आगामी दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पे कमीशन पर फैसला होगा। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की कुल 48 श्रेणियां हैं और कमेटी आने वाले दिनों में इन सभी श्रेणियों पर मंथन करेगी। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डडभाल ने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में इसके बारे में निर्णय लिया गया है। जो कमेटी बनाई गई है उसे आगामी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर पे कमीशन मिलना है और इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है, बोर्ड आगामी दिनों में इस पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि 10 दिन के बाद जब रिपोर्ट बोर्ड के पास आएगी उसके बाद ही आगे के कदम उठाए जा सकेंगे। हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल होगी या नहीं, इसको लेकर मार्च का महीना काफी महत्वपूर्ण है। सिर्फ इस वजह से ही नहीं कि एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने 3 मार्च को विधानसभा को घेरने का ऐलान कर रखा है, बल्कि सबसे बड़ी वजह यह है कि 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दलों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का चुनावी वादा किया हुआ है। हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल होगी या नहीं, इसको लेकर मार्च का महीना काफी महत्वपूर्ण है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने 3 मार्च को विधानसभा को घेरने का ऐलान कर रखा है, बल्कि सबसे बड़ी वजह यह है कि 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दलों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का चुनावी वादा किया हुआ है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की ओर से इस बारे में आए ज्ञापनों को हमेशा भारत सरकार को ही भेजा है। अब वहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का चुनावी वादा किया हुआ है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने ओल्ड पेंशन को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया है। कई सार्वजनिक मंचों पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यह ऐलान कर चुके हैं कि सपा सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। अब इन 2 राज्यों के चुनाव नतीजे केंद्र की भाजपा सरकार को भी एक अलर्ट देंगे। इधर हिमाचल में राज्य सरकार इस स्थिति में खुद को अभी नहीं पा रही है कि ओल्ड पेंशन को लागू किया जा सके, लेकिन एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने पूरे प्रदेश में इसके लिए अभियान छेड़ रखा है। 3 मार्च को विधानसभा के घेराव का ऐलान किया गया है और 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश करेंगे। पिछले करीब 18 सालों से प्रदेश के विभिन्न विभागों में हजारों आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति ना होने से उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। देखिए क्या चाहते हैं ये कर्मचारी। बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार स्थायी नीति की घोषणा करे। आउटसोर्स कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि पिछले करीब 18 सालों से प्रदेश के विभिन्न विभागों में हजारों कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन स्थायी नीति न होने से उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में करीब 100 से अधिक कंपनियों के माध्यम से विभिन्न विभागों में हजारों कर्मचारी आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं। सरकार से उन्हें आशा है कि सरकार इसी बजट सत्र स्थायी नीति की घोषणा करेगी, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। बुधवार को शिमला के श्री राम मंदिर में आयोजित की गई बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 400 से अधिक कर्मचारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक समस्त सर्वसम्मति फैसला लिया गया है कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं, सरकार से केवल स्थायी नीति चाहिए ताकि उनका रोजगार सुरक्षित हो सके। और हमारा जो महासंघ है पूर्णतः सरकार से और जो कैबिनेट की उप समिति है उससे आशा करता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी और उनके भविष्य की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए एक स्थायी नीति की घोषणा प्रदेश सरकार बजट सत्र के अंदर शीघ्र करेगी। नहीं, इसका जो हमारा महासंघ का स्टैंड है वो हमने कमेटी के सामने काफ़ी क्लियर किया हुआ है और हमारा वेतन बढ़ोतरी को लेकर के इसमें कोई भी इस तरह का नहीं है। हमारी जो मांग है वो कहीं न कहीं नौकरी की सुरक्षा को लेकर के और एक स्थायी नीति को लेकर के ही है।
सरकार के तमाम तर्कों के बावजूद कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए दिन रात एक करने में लगे हैं ताकि सरकार इस पर कोई फैसला ले। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर ही ऐसी व्यवस्था है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना अब आसान नहीं है। फिर भी कर्मचारी वर्ग सरकारों पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अब कर्मचारी आर या पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने तैयारी शुरू कर दी है। देखें ये रिपोर्ट। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अब कर्मचारी आर या पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। इसके लिए एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने तैयारी शुरू कर दी है। 23 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र शुरू होते ही पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारी महासंघ की मंडी से पदयात्रा शुरू हो जाएगी। बिलासपुर, शिमला और सोलन होते हुए पदयात्रा 3 मार्च को शिमला पहुंचेगी, जहां धरना प्रदर्शन होने की आशंका है। इस प्रदर्शन में करीब 40 से 50 हजार कर्मचारियों को इकट्ठा करने की रणनीति तैयार की जा रही है। शिमला में बुधवार को एनपीएस कर्मचारी महासंघ के शिमला जिला के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है कि शिमला जिला के कर्मचारी व पदाधिकारी मेजबान की भूमिका निभाएंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश से आने वाले कर्मचारियों के रहने की शिमला में व्यवस्था की जाएगी। 3 मार्च को होने वाले विशाल धरने के लिए बुधवार को शिमला में सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हुई और दिन भर बैठक चलती रही। बैठक में शिमला जिला के सभी ब्लॉकों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हाल ही में प्रदेश के 4 उपचुनावों में जीत हासिल कर चुकी कांग्रेस को आने वाले नगर निगम चुनाव में भी विजयश्री का भरोसा है। कांग्रेस प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने हिमाचल के कांग्रेसी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया है। बहरहाल यह समझ लेना भी जरूरी है कि क्या कांग्रेस बीते उपचुनाव में एकजुटता के दम पर जीती थी या फिर जनता का गुस्सा काम आ गया, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस जिस अंतर्कलह के दौर से गुजर रही है वह किसी से छुपा नहीं है। और ताजा खबर यह है कि सांसद आनंद शर्मा एक बार फिर राज्यसभा के लिए रण की तैयारी में जुट गए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आने वाले चुनाव में कांग्रेस भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी। कांग्रेस प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने हिमाचल के कांग्रेसी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने नेताओं को काबिलियत दिखाने के लिए शिमला नगर निगम चुनाव का दायरा तय कर दिया है। चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में राजीव शुक्ला ने कहा कि नेताओं को नगर निगम चुनाव में एकजुटता के साथ उतरना होगा। कहा है कि प्रदेश में 4 उपचुनाव से कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह अब टूटना नहीं चाहिए। शुक्ला ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल के अंत तक विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके बाद इन चुनाव की तैयारियों में भी सभी नेताओं को जुटना है और पार्टी की जीत सुनिश्चित करनी है। शुक्ला ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में पार्टी के उन ऊर्जावान कर्मठ पार्टी नेताओं को उतारा जाना चाहिए जो लोगों के बीच अपनी मजबूत पकड़ रखते हों। उन्होंने कहा कि जिस भी पार्टी नेता और पदाधिकारी को इन चुनावों में कोई जिम्मेदारी मिलती है उसे उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना होगा। उन्होंने साफ किया कि चयन प्रक्रिया में कोई भी भाई जातिवाद न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव परिणाम प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। चलते चलते में प्रदेश भर की कुछ खास खबरें। धर्मशाला कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से 21 छात्राएं बीमार, खाना खाते ही उल्टी दस्त शुरू, 2 अस्पताल में भर्ती। गग्गल एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरेगा इंडिगो विमान कंपनी का जहाज, 27 मार्च से यात्रियों को मिलेगी सुविधा। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल बने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष, एनएसडीएफ कार्यालय में संभाला पदभार। और कुल्लू में सजेगा मेगा क्राफ्ट इवेंट, वस्त्र मंत्रालय से बजट मंजूर, पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।